तो उसके लिए वो करती क्या है एक्चुअली, कि जब भी उनको पैसे की ज़रूरत होती है तो वो फटाफट कोई बायर देखकर वो उसको सेल करती है। तो वहाँ पर जो है वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इवन इंडिविजुअल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट ये थोड़ा सा कमर्शियल मार्केट में जो है ये वैल्यूएशन जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर मान लीजिए हमें जो है वो परचेजिंग प्राइस पता हो और मैच्योरिटी वैल्यू पता हो तो हम उसका यील्ड निकाल सकते हैं। और अगर हमें यील्ड और इन्फ्लेशन पता है तो वैसे कंडीशन में हम वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमको इसको दो पर्सपेक्टिव से पढ़ना पड़ता है। कॉर्पोरेट के लिए ऐसा नहीं होता है। कॉर्पोरेट के लिए मान लीजिए कोई बॉन्ड इशू किया और उसको तो 10 ईयर्स में उसको मैच्योर करना है, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे उसने 1000 का बॉन्ड इशू किया है तो 10 साल में उसको 1000 करोड़ रुपए वापस करने हैं। तो फॉर देम द वैल्यूएशन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट इन वन केस कि जब डिवेंचर्स को हम ओन डिवेंचर परचेज करते थे मार्केट से, तब उस समय थोड़ा सा वैल्यूएशन पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता था। बट देखिए प्रेफरेंस शेयर्स के लिए अपने कंपनी एक्ट में पढ़ा कि नॉर्मल कंडीशन में कॉर्पोरेट को 20 ईयर्स के अंदर रिफंड करना है, और ऐसे जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स को 30 ईयर्स में रिफंड करना है। तो उनको तो एक फिक्स अमाउंट 20 ईयर्स के बाद रिटर्न करना है, या बहुत बार प्रीमियम के ऊपर रिटर्न करना है, डिस्काउंट के ऊपर तो नहीं करना है। तो फॉर देम द वैल्यूएशन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। आइए चलिए हम लोग कुछ इसकी जरा थ्योरीज भी देख लेते हैं। फाइन, बाकी थ्योरीज के लिए आप बुक्स परचेज कर लें, ठीक है ना। देखिए बॉन्ड एंड डिवेंचर्स जो है बेसिक चीज़ आपको पता है, फाइन, कि कंपनियां जो है वो लोन लेती है, फाइन। तो जरा इसके हम कैरेक्टरिस्टिक को देख लें कि ये क्या है बेसिकली। तो ये देखिए जो है ना वो क्या है, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है। मतलब ये एक तरह का डेब्ट सिक्योरिटी है और एक तरह का लोन होता है। डिवेंचर होल्डर इज ए क्रेडिटर, या बॉन्ड होल्डर जो है वो क्रेडिटर होता है और उसको एक इंटरेस्ट मिलता है, समझ गए। कह रहा है कि मोस्ट ऑफ जो केसेस में है जो डेब्ट सिक्योरिटी प्रॉमिसिंग जो रेट होता है ना वो फिक्स होता है और उसको 6 मंथली या ईयरली उसको पे करते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो डिनोटेड एज कूपन रेट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको कूपन रेट बोलते हैं। बट कुछ ऐसे हमारे बॉन्ड होते हैं जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह होते हैं उसको जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट्स मान लो 1 ईयर का कोई बॉन्ड इशू कर रही है, और जैसे मैंने आपको बताया कि बड़े कॉर्पोरेट उन बॉन्ड में पैसा लगाते हैं और कोई कॉर्पोरेट उसको 10 दिन के लिए रख रहा है, कोई कॉर्पोरेट उसको 20 दिन के लिए रख रहा है। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 10 डेज का एक को इंटरेस्ट पे करे, 20 डेज का इंटरेस्ट पे करे। तो वो क्या करती है, रिवर्स कैलकुलेशन करके मान लीजिए 6% इंटरेस्ट है या 10% इंटरेस्ट है, तो 1000 करोड़ का बॉन्ड जो है ना वो जीरो कूपन बॉन्ड में उसको डिस्काउंट करके इशू कर देगी, और फिर लोग क्या करेंगे, उसका अपना वैल्यूएशन करते रहेंगे और उसको सेल परचेज करते रहेंगे, और 1 साल के बाद गवर्नमेंट उसको क्या करेगी, रिडीम कर देगी। कोलैटरल डेब्ट इशू मे और मे नॉट बी सिक्योर्ड, फाइन। तो ये सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। मैच्योरिटी डेट, ऑल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट हैव ए फिक्स मैच्योरिटी डेट, 5 साल 10 साल जो भी है फिक्स होता है। वोटिंग राइट्स वगैरह देखिए जनरल बिजनेस में एज द डेब्ट होल्डर्स आर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, तो उनका कोई वोटिंग राइट जनरल बिजनेस में नहीं होता, किसी भी तरह का कोई वोटिंग राइट नहीं उनके पास, फाइन। रिडम्पशंस में ज़्यादातर उनको फेस वैल्यू मिलता है, फाइन, जो मैंने आपको बोला हिस्टोरिकल कॉस्ट वाला जो वैल्यू है। बहुत बार मान लीजिए प्रेफरेंशियस वगैरह है तो आप प्रीमियम पे रिडीम कर सकते हैं, बट उनके लिए क्या वैल्यूएशन करके कंपनी वापस नहीं लेती, ऐसा कुछ नहीं है। और प्रायोरिटी इन लिक्विडेशंस, फाइन। सो इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है, तो पहले जो है सिक्योर्ड फिर अनसिक्योर्ड इनको प्रायोरिटी दिया जाता है, फाइन, ओवर प्रेफरेंशियस एंड इक्विटी शेयर्स, फाइन। अब देखिए डेब्ट इंस्ट्रूमेंट आपके पास कैसे कैसे हैं, फाइन। तो एक आपके पास होता है सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स। मान लीजिए वैसा कोई डिवेंचर्स जिसके लिए आप सिक्योरिटी रखकर इश्यू कर रहे हैं तो उसको हम सिक्योर्ड डिवेंचर्स बोलते हैं, फाइन। और इसके ऊपर फिक्स या फ्लोटिंग चार्जेस जो है वो एप्लीकेबल होता है। सिक्योरिटी हेल्प रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ द डेब्ट इंडस्टर। ऑन द अदर हैंड द अनसिक्योर्ड डिवेंचर आर दोज विच डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक एसेट्स
or a specific charge as security but are otherwise secured by the general credit of the company. ये जो डिवेंचर्स या बॉन्ड कंपनियां इशू करती है, इट कैन बी कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल. मतलब कन्वर्टेबल में ये बाद में इक्विटी शेयर्स में या हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिवेंचर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है. नॉन कन्वर्टेबल में ऐसा नहीं होगा. फाइन, वो आपको मैच्योरिटी पे आपको रीपेमेंट कर दिया जाएगा. ठीक है ना. उसके बाद कुछ चीज़ें जो आपको जानने वाली है वो है पॉइंट नंबर 3, जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो इंटरेस्ट फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर, JFCD. तो क्या कह रहे हैं इसके बारे में देखें. सो दीज आर ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड एंड इन दिस केस द डिवेंचर इज कंपल्सरली फुल्ली कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स at the expiry of a given period not exceeding 3 years from the date of issue. For the intervening period, no interest is payable by the company to the debenture holder. The return to the debenture holder is available in the form of difference between the issue price of the JFCD and the market price of the converted shares. Though the JFCD are ultimately to be converted into equity share capital, yet as per the SEBI guideline, the issue of JFCD must be credit rated by an approved credit rating agency. Fine. फिर आपके पास होता है SPN, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, Secured Premium Notes. During the August 1992, TISCO Limited issued a special debt instrument called SPN having a face value of 300. No interest was payable on this. और इसको जो है 7 years के बाद जो है ये कह रहा है कि to be redeemed in 4 equal installment of 150 each at the end of 4th year to 7th year. ठीक है. तो ये 150 करके 4 इंस्टॉलमेंट में ये वापस होना था. फाइन. इसको हम क्या बोलते हैं, सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स बोलते हैं. फाइन. उसके बाद होता है कॉलेबल एंड पुटेबल बॉन्ड. तो कॉलेबल एंड पुटेबल बॉन्ड्स क्या है. तो कह रहा है कि देखिए, ए कॉलेबल बॉन्ड इज वन व्हेन द इश्यूअर बोरोअर हैज एन ऑप्शन टू रिटायर और रिडीम the bond at any time after an initial stipulated period. If the borrower institution opt to redeem the debt, the holder have no option but to accept the redemption value. Fine. तो ये सब कुछ थ्योरीज है, इसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं. फाइन. उसके बाद देखिए, आपको आपके पास जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है, जिसकी थ्योरी आती है एग्जाम्स में, वो है डीप डिस्काउंट बॉन्ड. So a deep discount bond is a type of a zero interest bond, but it is not convertible. It has got a face value and the issue price of the DDB is a discounted value. The DDB is redeemed at the expiry of a specified period at the face value, and the return to the DDB holder is available in the form of the difference between the issue price and the realizable maturity value. So there is a no coupon rate and no interest is payable during the life of the DDB. So the Industrial Development Bank of India issued in 1992 DDB of the face value of 1 lakh redeemable in 25 years, and the issue price was however 2,700, and the investor were given option to get redemption at the end of 5th, 10th and 15th and 20th year at a different values. Fine. तो इसको हम लोग बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड या डीप डिस्काउंट बॉन्ड. फाइन. तो इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं. फाइन. ठीक है ना. तो ये सब थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. फाइन. उसके बाद अब आप इसमें समझ सकते हैं कि हम बात करते हैं यील्ड की. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यील्ड. तो देखिए जी, टाइप्स ऑफ यील्ड क्या है आपका. फाइन. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ यील्ड. ठीक है. तो इंटरेस्ट के फॉर्म में आपको यील्ड मिलेगा. अब यहाँ पर कुछ बातें हैं जो मैं आपको थोड़ा समझा देना चाहता हूँ. तो वो देखिए क्या समझने वाली बातें हैं यहाँ पे, कि जो बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि ये एक ही चीज का दो पहलू है. ठीक है. दो पहलू का मतलब क्या है कि समझिए, आपको ध्यान होगा कि जब हम लोग बात कर रहे थे कॉस्ट ऑफ बॉन्ड की, तो इसमें फॉर्मूला आपको दिया गया था कि KB इज इक्वल टू जो भी इंटरेस्ट हम पे करेंगे 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाई B0 इंटू 100. अब आप समझ लें कि इसमें क्या है. समझ लें आप, ये जो इंटरेस्ट है ना आपका, ये एक्चुअली ये अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है आपको. इट इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट यू हैव. फाइन.
अब मान लीजिए 100 रुपये का बॉन्ड है, उसके ऊपर कंपनी 10% इंटरेस्ट दे रही है, तो 10 रुपये का इंटरेस्ट दे रही है वो, समझ रहे हैं आपको। और इसके ऊपर कंपनी को क्या हो रहा था, टैक्स बेनिफिट मिल रहा था। मान लीजिए 30% का टैक्स रेट है, तो चूंकि वो डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर है तो 3 रुपया कंपनी का यहाँ पे बच गया। और B0 क्या है, देखिए B0 को कहा गया इशू वैल्यू। इशू वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपये का बॉन्ड है, कंपनी ने 10 रुपये जो है ना वो डिस्काउंट दे दिए और 5 रुपया जो है ना वो फ्लोटेशन कॉस्ट दे दिया, इशू करने का खर्चा। तो कंपनी के पास क्या हुआ, 85 रुपीज़ ही आया। ठीक है, तो आपको ध्यान होगा कि जब आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते थे तो आप क्या करते थे, व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो ये जो कॉस्ट ऑफ बॉन्ड होता था ना, इसका फॉर्मूला लिखते थे 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाई B0 इंटू 100। अब आपने क्या किया, 10 रुपये तो इंटरेस्ट भरा, आपका 0.3 टैक्स बेनिफिट हो गया, कंपनी के पास 85 रुपीज़ आया, तो 7/85 इंटू 100 ये कॉस्ट हो गया। ये तो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। लेकिन देखिए कंपनी ने जब 10 रुपये इंटरेस्ट दिया तो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ, व्हाट हैपेंड फ्रॉम द इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। तो इन्वेस्टर को तो इंटरेस्ट मिला, उसको तो पूरा इंटरेस्ट मिल गया 10 रुपीज़ का, फाइन, उसको तो अब टैक्स वैक्स से कोई मतलब नहीं है। और इन्वेस्टर का जो यहां पर जो वैल्यू है ना B0 इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर ने तो 100 रुपये दिए थे, 10 रुपये का डिस्काउंट मिला, फ्लोटेशन कॉस्ट तो कंपनी का, मतलब इन्वेस्टर के पॉकेट से 90 रुपये चला गया, समझ रहे। यानी इन्वेस्टर को टैक्स से मतलब नहीं है। तो जब इन्वेस्टर अपना यील्ड निकालेगा, जब वो यील्ड बोलेगा, यील्ड टू मैच्योरिटी और यील्ड टू कॉल, तो वो सीधा कहेगा कि इंटरेस्ट अपॉन B0 इंटू 100, यानी 10/90 इंटू 100, यानी उसके लिए ये जो रिटर्न है ना वो 11.11% का रिटर्न है, समझ रहे हैं। तो ये डिफरेंस हो जाता है एक्चुअली, इसी डिफरेंस को आपको बस समझना है। अगर आप इस डिफरेंस को समझ जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें क्या होता है बेसिकली कि वहाँ फिर वही वाली स्टोरी आई थी, आपको ध्यान होगा कि एक हमारे पास क्या था, इरिडीमेबल बॉन्ड था, इरिडीमेबल बॉन्ड। बड़े कॉरपोरेट हैं, रिडम्पशन के बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया, कोई रिडम्पशन का कंडीशंस नहीं लगाया और बॉन्ड को इशू कर दिया। इन्वेस्टर ने भी बड़े कॉरपोरेट के बॉन्ड में बिना पूछे, बिना कंडीशंस को, मतलब कोई फिक्स कंडीशंस, रिटर्न के कोई कंडीशंस मेंशन नहीं है, और उसको इन्वेस्ट कर दिया। तो ऐसे बॉन्ड को हम इरिडीमेबल बॉन्ड बोलते हैं। या बहुत बार कंपनी है, जैसे रिलायंस ने बहुत पहले 100 ईयर्स बॉन्ड इशू किए थे, तो 100 ईयर्स बॉन्ड इज एज गुड एज इरिडीमेबल काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि 100 ईयर्स का तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, 30 ईयर्स में प्रेजेंट वैल्यू 0 हो जा रहा है एक्चुअली, समझे। तो इरिडीमेबल बॉन्ड का अगर हम यील्ड टू मैच्योरिटी निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट अपॉन B0 इंटू 100, जो भी आपको बताया। तो ये आपका हो जाएगा 10/90 इंटू 100, तो 11.11%। और इसमें जो यील्ड टू कॉल है ना, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है कि भाई आपको 10 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है, लाइफ तो इसकी 5 साल थी, बट आपने क्या किया, इसको अभी बेच दिया 2 साल में, और ये आपका जो है वो कुछ बिक गया, मान लीजिए, बट इसमें यील्ड टू कॉल नहीं होगा अभी हम, क्योंकि ये तो इरिडीमेबल की बात हो रही है, फाइन। सो
और बल्कि इसको हम यील्ड टू मैच्योरिटी भी नहीं बोलते हैं, उसको सिंपल यील्ड बोल देते हैं। तो ये हमारा 11.11% हो गया। फाइन। अब हम लोग बात करेंगे वो रिडीमेबल बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो आपको याद होगा कि जब आपने वो पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स के बारे में जब आपने पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर, तो वहाँ पर भी आपने ई रिडीमेबल्स के बारे में पढ़ा था, रिडीमेबल्स के बारे में पढ़ा था। और वहाँ पर भी रिडीमेबल्स के बारे में आपको ध्यान होगा कि अच्छा, अब ये देखिए, नॉर्मल कंडीशंस में आपको यहाँ पर दिखा दूँ कुछ एग्जांपल्स है कि अगर हम इरिडीमेबल की बात कर रहे हैं और उनके यील्ड की बात कर रहे हैं और इंटरेस्ट हमें 13 रुपीज़ मिल रहा है और हमें जो है 90 रुपये हमने दिया है, 10 रुपीज़ हमें डिस्काउंट मिला है, तो मेरा जो इफेक्टिव यील्ड होगा ना, ये 14.44% हो जाएगा। लेकिन पता चले कि यील्ड तो हमें 13 रुपीज़ मिल रहा है और हमने फेस वैल्यू 100 में खरीदे हैं, तो ये हमारा इफेक्टिवली 13% आ जाएगा। लेकिन पता चले कि यील्ड तो मेरा 13 है और हमने इसको 110 रुपये में खरीदे हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो यील्ड हो जाएगा वो 11.82% हो जाएगा। समझ गए? सो नाउ वी गो एंड टॉक अबाउट द yield to maturity. Yield to maturity. So what is going to be there with the yield to maturity? YTM. तो ये ज़्यादातर एप्लीकेबल हो रहा है रिडीमेबल्स बॉन्ड में, रिडीमेबल बॉन्ड में। और आपको ध्यान होगा कि वहाँ पर भी क्या था कि हमारे पास एक डिटेल कैलकुलेशन था और एक शॉर्टकट कैलकुलेशंस था। और फिर 1 माइनस टैक्स यहाँ पे हट गया। तो क्या होगा कि मान लीजिए कोई बॉन्ड अभी आप परचेज कर रहे हैं जिसकी लाइफ कुछ 5 ईयर्स है और इसको सर्टेन वैल्यू B0 पे आप परचेज कर रहे हैं, तो आपका इंटरेस्ट अपॉन 1 प्लस YTM टू द पावर 1 से लेके इंटरेस्ट 1 प्लस YTM टू द पावर 5 एंड देन सुनो एंड 1 प्लस रिडीमेबल वैल्यू टू द पावर 5। इसका एक सिंपल एग्जांपल ये है कि मान लीजिए हमने कुछ 90 रुपये का डिवेंचर खरीदा, हमको पहले साल में 13 रुपये मिल गया, YTM हमको पता नहीं है, और फिर ये 5वें साल में भी जो है ये 13 रुपये मिल गया और इसकी रिडीमेबल वैल्यू कुछ 110 रुपये है, ये भी 5वें साल में। तो आपको ध्यान होगा कि इसके लिए हमको क्या करना होगा, डिस्काउंटिंग टेक्निक लगाना पड़ेगा। तो इसको जरा अगर हम लोग इस फॉर्मेट में लिखेंगे कि T0 का क्या हुआ कि 90 रुपीज़ तो गया इन्वेस्टर का, और T1 में उसके पास 13 रुपये आया और T2 में उसके पास 13 आया और T3 में डू यू हैव सम कैलकुलेटर, 13 रुपीज़ आया, T4 में 13। तुम कुछ मोबाइल में कर रहे हो क्या? कैलकुलेटर निकाल के दे दो, थोड़ा जरूरत होगा। 5 साल तक आपको 13 रुपये इंटरेस्ट के फॉर्म में आए और फिर एट द रेट ऑफ T5, जिसको हम लोग वहाँ पे टर्मिनल ईयर बोलते थे, वहाँ पर आपको 110 रुपये आ गए। तो जिस रेट पे, आपको याद है IRR कैसे निकालते थे आप? उस IRR के फॉर्मूले से ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते थे, बट वहाँ पे हम 1 माइनस टैक्स करते थे, इफ यू रिमेंबर। यहाँ पे 1 माइनस टैक्स का चक्कर खत्म हो गया। तो फिर हमको क्या करना होगा, वी हैव टू यूज द ट्रायल एंड एरर मेथड। अब समझिए 13 रुपया तो हमको इंटरेस्ट के फॉर्म में मिल रहा है
और 90 रुपया हमने दिया और 110 हमें वापस मिला, तो हमें 20 रुपये का यहाँ फ़ायदा हो रहा है कुछ 5 सालों में, यानी 4 रुपये का यहाँ फ़ायदा, यानी 4% मेरा ये यहाँ पर आ रहा है। तो 13 और 4 क्या हो गया, 17% हो गया। समझ रहे हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस है जैसे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते थे ना। आप इतना पैनिक ले रहे हैं, एकदम डर रहे हैं, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। ये चैप्टर बहुत ही आसान है अगर आप इसको उससे लिंक करके पढ़ लें तो। नहीं लिंक करेंगे, इसलिए सिलेबस को ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है और फिर जो है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट को पढ़ाया जाता है। समझ गए? तो इससे हमको पता चल गया कि मेरा अप्रोक्सीमेटेड रिटर्न तो 17% है। तो अब आपने करना क्या है, अब आपने 17% पे इसको ट्रायल एंड एरर लगाना है। तो 17% पे जब आप ट्रायल एंड एरर लगाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, 13 रुपये का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर, 13% 5 साल, और 110 रुपये का प्रेजेंट वैल्यू 13% और 5 साल। ये पीवीएफ, ये कौन सा, पीवीएफ और ये पीवीएफ। आप जाएं अपने बुक के पीछे, टेबल में जाएं, इसकी वैल्यूज को देखें। वैल्यू आपको देखना आता ही होगा, बाकी फिर भी आपको बता दें एक बार दोबारा कि पीवीएफ में जो है 13% की बात हो रही है। तो 5 इयर्स में कितना वैल्यू है, 3 पॉइंट दिख रहा है आपको। 5 इयर्स में कितना वैल्यू है, 3.517 है। तो हमने क्या करना है, देखिए 13% में हमने ले लेना है 5 इयर्स का 3.517, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो हमने लेना है 5 साल का, वो लेना है 0.543, और इसको हमने करना है मल्टीप्लाई। तो इसको देखते हैं हम लोग, 13 इंटू 3.517, तो ये वैल्यू आपका कितना आ गया, 45.721, और उसके बाद 110 इंटू 0.543, ये 59.73 आ गया। तो कितना हो गया आप देखें, तो 45.721 प्लस 59.73, 45.72 ले लें आप, और प्लस ले लें 59.73, तो ये देखिए वैल्यू आ रहा है 105.45। सॉरी, इसमें गड़बड़ हो गया ना, हमारा एक्सपेक्टेड जो हमने जोड़ा था वो कितना जोड़ा था, 13 और 4 17%। हाँ, ये 17 पे लेना है आपको एक्चुअली, क्योंकि हमने वो जोड़ा ना। एक बार दोबारा आपको बता दें कि देखिए 13% तो हमारा इंटरेस्ट ही आ रहा है एक्चुअली, 13% तो हमारा इंटरेस्ट ही आ रहा था, और हमने क्या किए थे, 90 रुपये इन्वेस्ट किए थे, 110 रुपये का रिटर्न था। क्या था, 90 रुपये इन्वेस्ट किए थे, 110 का रिटर्न था, 20 रुपये का यहाँ फ़ायदा हो रहा था। हमने एवरेज निकाला कि 20 रुपये का तो फ़ायदा 5 साल में हो रहा है, तो इसके 4 रुपये हो गए। 100 रुपये के ऊपर 4% बनता है, 13 और 4 17%, यानी हमारा कट ऑफ जो है वो 17%, इसलिए आंसर उसके आसपास नहीं आ रहा। सो हमने क्या करना है, दिस वी नीड टू ट्राई एट 17% for 5 years, 17% for 5 years। इसको आप करेक्ट कर लें, दोबारा जाकर उसकी वैल्यूज को देखें। 17% पे देखिए, तो 17% पे देखिए 5th ईयर में जो है वो 0.456 है,
यानी जो ये वैल्यू है ना वो 0.456 है, और 17% पे जो 5 ईयर्स की वैल्यू है ना वो 3.199 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 13 इंटू 3.199, ये हो गया 41.587, और 110 इंटू 0.456, ये हो गया 50.16. So how much the value comes? So 50.16 plus 41.587, it comes to 91.747. ठीक है ना। अब समझिए, देखिए हमारा हिट हो गया, हमको कहाँ पहुँचना, 90 रुपये हमने लगाया था। तो ट्रायल एरर में आपको पता है एक वैल्यू हमें ज़्यादा चाहिए और एक कम चाहिए। तो व्हाट वी विल डू, विल ट्राई एट 18%। तो 18% पे क्या होगा, 13 इंटू PVAF, 18% 5 years, एंड 110 इंटू PVF, 18% 5 years. ठीक है। So what will happen? Let us have a look. So 13 इंटू, तो हम लोग फिर देखते हैं 18% पे जो वैल्यू है वो है 13 इंटू 3.127, और 110 इंटू 0.437. सो आइए देखते हैं 13 इंटू 3.127, 40.651, एंड देन 110 इंटू 0.437, 48.07. So how much we got? 40.651 plus 48.07, 88.721. समझ गए। तो आपको तो पता है ना कि जब हम ट्रायल एंड एरर मेथड से जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को निकालते थे तो वहाँ पर भी हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि एक तो हमें ग्रेटर वैल्यू चाहिए और एक लेस देन वैल्यू चाहिए। तो ये क्या हुआ आपका, 17% पे जो हमारी वैल्यू आ रही है ये 19.747 आ रही है, और 18% पे जो हमारी वैल्यू आ रही है ये 88.721 आ रही है। हमें कहाँ पहुँचना है, 90 रुपीज़ के ऊपर, क्योंकि 90 रुपीज़ हमारी लागत है। तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है, 1.747। यहाँ से यहाँ का टोटल डिफरेंस कितना है, ये टोटल डिफरेंस है 3.026, और यहाँ का डिफरेंस कितना है आपका, 1% का डिफरेंस है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, व्हाट यू विल डू, तो आपका जो यील्ड टू मैच्योरिटी होगा ना वो क्या हो जाएगा, 17% तो है ही, 1.747, 3.026 इंटू 1%, 17% प्लस 1.747, 3.026 इंटू 100, मतलब 0.577. सो वी कैन से 17.58%. तो ये आपका क्या हुआ, यील्ड टू मैच्योरिटी हो गया। समझ गए। तो बिल्कुल वो देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल 1 माइनस टी हट गया, बता ही दिया आपको, वो हट गया। ओके।
और इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। और यहाँ पे फिर अगर हम इसी क्वेश्चन को जो है we can take up with the shortcut method. What will happen with the shortcut method? तो yield to maturity शॉर्टकट मेथड से क्या होगा, हमें तो इंटरेस्ट मिल रहा है रिडीमेबल वैल्यू B0 अपॉन n 5 years डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू। तो हमें इंटरेस्ट कितना मिला 13 रुपया, रिटर्न 110 मिले, लागत 90 है, लाइफ 5 साल की है, और 110 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 2। तो ये सब कहाँ पहुँच गया, तो 13 रुपया प्लस 4 रुपया इंटू 100, फाइन। सो ये आपका आ गया 17%। समझ गए कितना आ गया 17%। लेकिन ऑलवेज जो आंसर होता है ना, वो आंसर हमारा जो हम डिटेल मेथड से बनाते हैं, जो ट्रायल एंड एरर मेथड से बनाते हैं, वो बेस्ट आंसर होता है। सो आइए देखते हैं, इनका एक एग्जाम्पल है, आपके सामने बुक होगा, एग्जाम्पल नंबर 5.8। अब देखिए, अभी हमारा जो अब टारगेट चल रहा है ना, वो ये है कि हमारे पास अभी की वैल्यू, रिडीमेबल वैल्यू, सब वैल्यू दी हुई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, हमको यील्ड निकालना है। समझ गए ना। कह रहे देखिए, कूपन जो है ना 10,000 रुपये का बेयरिंग कूपन रेट है और 12% का इस पे रिटर्न है, जो कूपन रेट है। 8 साल की लाइफ है, पार पे आपको वापस मिलेगी, बट आज वो 10,600 में ट्रेड हो रही है। ऐसे कंडीशन में आप YTM बताएं। समझ गए। तो देखिए, YTM जैसे अगर हम इसको फॉर्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे ना, तो फॉर्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, अगर हम एग्जाम्पल 5.1 की बात करें, तो अभी जो B0 की वैल्यू है ना, वो 10,600 है, और जो रिडीमेबल वैल्यू है वो 10,000 है, और जो लाइफ है ना, ये 8 years है। समझ रहे हैं। और इंटरेस्ट कितना मिल रहा है आपको, 10,000 का 12% 1200। तो ऐसे कंडीशन में यील्ड टू मैच्योरिटी क्या होगा, B0 समेशन I टेंस टू 1 टू द n 1200। n मतलब यहाँ पे क्या है ना, n 7 8 years है। समझ गए ना। ये 8 बार रिपीट होगा। 1 प्लस YTM प्लस इसकी रिडीमेबल वैल्यू। ठीक है ना। ये क्या है, ये आपका इंटरेस्ट है, ये आपका क्या है, ये आपका इंटरेस्ट है, और ये क्या है, रिडीमेबल वैल्यू है। सो 10,000 1 प्लस YTM, और ये 8th ईयर का है। समझ रहे हैं। बट इसको सॉल्व करने के लिए कैसे हमको लिखना है, तो देखिए, टाइम 0 में जो इन्वेस्टर की लागत है ना, वो 10,600 रुपीज, और T1 टू T8 यहाँ पे उसका जो यील्ड है वो 1200 का है, और जो टर्मिनल ईयर है ना, यहाँ पे ये 10,000 का है। समझ रहे हैं। अब देखिए, इफेक्टिव यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 12% तो है, बट यहाँ आपको 600 रुपये का लॉस हो रहा है 8 साल में। तो 600 का लॉस 8 साल में, ये एवरेज निकालने का तरीका है। 75, तो ये 1 साल में हो गया 75, और वैल्यू है कितनी की, 10,000 रुपये की। तो ये आपका हो जाएगा
0.75 यानी 11.25%। यानी आपका जो YTM है ना वो 11 से 12 के बीच में आना चाहिए। तो आइए हम लोग क्या करेंगे, फाइन इसका हम जो है ट्रायल एंड एरर मेथड लगाएंगे। ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले 11% की बात करेंगे। तो फिर वही 11% पे क्या पोजीशन है, आपका जो इंटरेस्ट है वो कितना है 1200, PVAF चाहिए 11% 8 साल के लिए, और जो रिडीमेबल वैल्यू है वो है 10,000। इसके लिए चाहिए PVF 11% 8 साल के लिए। तो आते हैं जरा इनका फैक्टर देखते हैं क्या पोजीशन है। तो देखिए 11% पे जो फैक्टर है ना इनका, पे जो फैक्टर है 8 साल के लिए वो है 5.146, और जो PV फैक्टर है ना 11% पे वो है 0.434। तो आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपके हो गए 1200 इंटू 5.146, तो ये आ गया 7175.20। ठीक है। और दूसरा है आपका 10,000 इंटू 0.434, तो ये है 4340। तो 6175 प्लस 4340 ये 10,515। हमारा टारगेट कहाँ है, 10,600 पहुंचने का टारगेट है। तो लकली देखिए क्या हो रहा है, ये 11% पे जो है ना ऑलरेडी वैल्यू कम आ गई है, और अगर हम इसको 12% पे हिट करेंगे तो क्या होगा, यू विल गो एंड हिट एट 12% ना, तो वो वैल्यू और फर्दर कम आ जानी है एक्चुअली, समझ रहे हैं। सो इसलिए व्हाट वी विल डू कि अब हम इसको जो है ना भाई, ठीक है वो हमने एक एवरेज रेट निकाला, बट ऐसा कुछ नहीं है कि वो एवरेज रेट जो है बिल्कुल फिट कर जाएगा। तो जो कंडीशंस देखे उसके हिसाब से अब हमें नहीं लग रहा है कि आपका जो सोल्यूशन है वो 11 to 12 के बीच में आ सकता है। तो अब हमने वैल्यू को बढ़ानी है, तो वैल्यू को बढ़ाएंगे कैसे, जब हम कट ऑफ रेट कम करेंगे। तो वी विल ट्राई एट 10%। अब 10% पे क्या होगा आप देखें, तो आपका जो इंटरेस्ट है ना वो कितना है 1200 है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर 10% 8 ईयर्स के लिए, और रिन्यूएबल वैल्यू में क्या आपका 10,000 है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% 8 साल के लिए। तो आइए देखें हम लोग इस वैल्यू को, 10% 8 साल के लिए क्या पोजीशन है 0.467, और PVAF में क्या पोजीशन है 8 साल के लिए 10% पे वो है 5.335। सो लेट अस हैव ए लुक। तो 1200 इंटू 5.335 6402, और 10,000 इंटू 0.467 4670। तो यहाँ पर क्या पोजीशन होगा, सो 6402 प्लस 4670 11,072।
तो आप देखें क्या पोजीशन हो गया हमारा कि 10% पे जो हमारी वैल्यू है ना वो 11,072 है और 11% पे हमारी वैल्यू जो है वो 10,515 है। वी वांट टू रीच टू 10,600। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 1% का है। यहाँ जो डिफरेंस है वो है, यहाँ जो डिफरेंस है वो है 472 और ये जो टोटल डिफरेंस है ना आपका ये है 557 का। समझ गए? तो आपका जो है यहां पर जो यील्ड टू मैच्योरिटी इस केस में आएगा वो 10% तो आ ही रहा है, 472,557 इंटू 1%। सो ये आपका जो इफेक्टिवली होगा वो 10% और 472 डिवाइडेड बाई 557 multiplied by 100, 0.85. So it is going to be 10.85%. समझ रहे? तो ये आपका जो है यील्ड टू मैच्योरिटी हो जाएगा 8 साल में। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये बॉन्ड की जो है ना यील्ड निकाली जा रही है। अब इसी को आप चाहें तो यू कैन कैलकुलेट विथ ए शॉर्टकट मेथड। तो आप इसको जो है शॉर्टकट मेथड से निकाल सकते हैं। शॉर्टकट मेथड में आपको फॉर्मूला आपको पता है। तो देखिए शॉर्टकट मेथड में क्या होगा, व्हाट विल बी देयर इन द एज पर द शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में जो देखिए यील्ड टू मैच्योरिटी होता है ना, एक तो जो आप इंटरेस्ट कमा रहे थे रिडीमेबल माइनस B0/N B0/2 इंटू 100। तो आप इंटरेस्ट कितना कमा रहे थे 1200। रिडीमेबल वैल्यू तो 10,000 है, लेकिन यहाँ आपको नुकसान हो रहा है 10,600 रुपये का लॉस हो रहा है, बट इट इज़ हैपनिंग इन 8 ईयर्स। और आपकी जो रिडीमेबल वैल्यू है वो है 10,000 B0 10,600/2 एंड 100। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये 1200 हो गया और ये निगेटिव हो गया 75 डिवाइडेड बाई 10,300 इंटू 100। तो ये हो गया 1125 divided by 10,300 into 100. So you can have a look. 1125 10,300 into 100. This comes to 10.92%. This comes to your yield to maturity. हो गया? तो ये है जी yield to maturity निकालने का तरीका। समझ गए? अब देखिए इसमें एक जनरल थ्योरी इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया है, इसको आप समझें लॉजिकली। इसमें कह रहा है देखो अगर जो मार्केट प्राइस है ना आपका, मार्केट प्राइस जो है, ठीक है ना, वो क्या है आपका, कह रहा है कि इफ द मार्केट प्राइस इज इक्वल टू पार वैल्यू, मतलब मार्केट प्राइस 10,000 हो, पार वैल्यू में 10,000 है, तो आपका जो YTM होगा ना वो कूपन रेट के बराबर होगा। मतलब यहाँ कूपन रेट 12% था तो YTM 12% आएगा। मान लीजिए कि पार वैल्यू मार्केट प्राइस ज़्यादा है, यानी 10,000 पार वैल्यू हम खरीद रहे हैं 10,006 में, तो मेरा जो YTM निकल कर आएगा ना, जैसे अभी आपने देखा कि कूपन रेट 12% था लेकिन YTM में रहा था 10.92%। लेकिन अगर मार्केट प्राइस हम कम हो, 10,000 का हमें 9,000 में मिल रहा है, तो हमें फ़ायदा हो जाएगा।
वैसे कंडीशन में जो YTM है ना वो कूपन रेट से क्या होगा, ज़्यादा आएगा। तो ये एक सिंपल इक्वेशन है। अब इसमें आपके पास एक कड़ी आती है जिसका नाम है YTC। अब YTC क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ YTC? देखिए सिंपल स्टोरी है, हमने कुछ नहीं किया, हमारा जो 8 साल का जो बॉन्ड था ना उसको हमने क्या किया, 2 ही साल में बेच दिया, मतलब वो कॉल कर लिया, मतलब क्या किया, उसको बेच के पैसा निकाल लिया। तो YTM वैसे कंडीशन में YTC में बदल जाता है, और YTC में भी फिर वही स्टोरी होगी कि B0 समेशन I टेंस टू 1 टू द पावर n, और वो 2 साल से घट के 8 साल से घट के 2 साल हो जाएगा, और इंटरेस्ट है, और 1 प्लस यहाँ पे YTC लिखा जाएगा, और फिर रिडीमेबल वैल्यू आएगा, एंड प्लस 1 प्लस YTC टू द पावर n। गॉट इट? सो दिस इज द स्टोरी वी हैव गॉट। इसका मतलब कि जो YTC के क्वेश्चन है ना, वो चाहे ट्रायल एंड मेथड से हम सॉल्व करें या शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करें, वो बिल्कुल सेम रहेगा। बस केवल वो YTM की जगह आपको YTC लिख देना है, और कुछ उसमें बदलाव होने नहीं जा रहा है। तो आपको एक एग्जांपल करके बता देते हैं। फाइन, यहाँ पर तो ये एग्जांपल आपका क्या है, दैट इज अबाउट द एग्जाम्पल है 5.3। कहते देखो आज के रेट में मार्केट प्राइस तो 107 है, फेस वैल्यू 100 रुपये का, 12% कूपन रेट है, हमने अभी खरीदा है। मैच्योरिटी डेट 31/12/19 की है, यानी अभी 1 जनवरी 15 खरीदा तो 15, 16, 17, 18, 19 5 साल है। बट इसको हम 1 जनवरी 17 यानी 15, 16, 17 2 साल के बाद कॉल कर सकते हैं। इंटरेस्ट एनुअली मिलेगा, लेकिन अगर हम इसको कॉल कर दें ना, कॉलेबल वैल्यू, ऐसे तो मैच्योरिटी पे हमको 100 रुपये मिलेगा, नहीं मैच्योरिटी में भी हमको 105 मिलेगा, कॉल करेंगे तब भी 105 मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर हम चाहें तो इसमें से हम YTM भी निकाल सकते हैं, बट वो कह रहा है कि यू जस्ट फाइंड आउट YTC। YTC पीरियड कितना है आपको बताया, 2 ईयर्स का YTC पीरियड है। फाइन, तो हम इसका YTM भी निकाल सकते हैं, YTC भी निकाल सकते हैं। YTM पिछले क्वेश्चन का आपको बता चुके हैं। फाइन, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट YTM ऑल कैश फ्लोज टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी आर टू बी कंसीडर्ड, और YTC में हमको केवल 2 ही साल का लेना है। समझे बात को, बस इतना ही फ़र्क पड़ जाता है और कुछ नहीं होता है। फार्मूला वगैरह लिखने का जो है वो प्रोसेस जो भी है, जो भी फार्मूला लिखने का जो तरीका है वो भी सेम ही होता है एक्चुअली। सो आइए देखते हैं, हम लोग बात करते हैं, इसमें हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको होमवर्क देते हैं। फाइन, 5.3 का YTM खुद निकालिए, कोई दिक्कत होगा तो मेरे को व्हाट्सएप कीजिएगा। आपको YTC निकालना बता रहे हैं। तो YTC में क्या है कि देखिए अभी जो है ना 107 रुपये हमने खरीदा है, और समेशन I टेंस टू 1 टू द पावर n जो कि 2 ईयर्स है, और इंटरेस्ट हमें 12 रुपीज़ मिल रहा है। 1 प्लस YTC I मतलब 1 साल 2 साल, और फिर हम इसको कॉल कर ले रहे हैं 105 में, 1 प्लस YTC, और ये एंड ऑफ द सेकेंड ईयर है। तो इसको हम अगर उस प्रोसेस में लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए ये इसलिए लिखते हैं ताकि आप आसानी से समझ जाएं कि मेरा 107 रुपये जा रहा है, और मेरे पास T1 में 12 रुपये आया, T2 में मेरे पास 12 आया, फिर T2 में 105 आया। अब अगर एक्सपेक्टेशन की बात करें तो देखिए 12% तो मेरा है ही, 2 साल में 2 रुपये का लॉस हो रहा है। 2 साल में 2 रुपये का लॉस का मतलब 1 रुपया हो गया। 1 रुपया मतलब कितना हो गया, 1 रुपया मतलब 100 रुपये के ऊपर अगर इसकी वैल्यू है तो 0.1%। समझ रहे हो बात को, यानी इसकी जो हमारी जो एक्चुअल इंटरेस्ट आनी चाहिए ना वो भी 12% के आसपास आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज जाकर देखेंगे। फाइन, ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड में जाकर हम देखेंगे कि हमारा जो 12 रुपीज़ है ना, इसमें चाहिए PVAF 12% पे, और एन 2 साल का,
और 105 का चाहिए PVF 12% पे दूसरे साल का। तो आइए 12 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया 105 हो गया। तो बिल्कुल देखिए प्रोसेस वही है ना, जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप निकालते थे, याद आ रहा है आपको? इसलिए मैंने बोला था आपको कि आप इसको रिवाइज कर लें, पैनिक ना करें, आप रिवाइज कर लें, समझ गए ना? और वो जो वीडियो मैंने आपको बनाकर दिया है उसको दोबारा तिबारा देखें आप इसको, तो आपको बिल्कुल जो है ना आपके जेहन में घुस जाएगा, ये मतलब समझ में आ जाएगा पूरी तरह से आपको, ठीक है ना? ये 2 इयर्स का उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे 797 और यहाँ पे 1690। तो आइए चलिए इसको आप करें 12 इंटू तो ये आप करें इसको, तो 12 इंटू 1.690, सो ये आपका कितना आ गया फाइन 20.28, और फिर 105 इंटू 0.797 तो 83.685। सो 83.685 प्लस 20.28 103.97। ठीक है, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 107। तो हमें क्या करना होगा? तो हमें इसको परसेंटेज कम करना पड़ेगा। तो विल ट्राई एट 11%। तो 12 इंटू PVF 11% 2 ईयर्स के लिए, 12 इंटू 105 PVF 11% 2 के लिए, तो 105 इंटू 2 ईयर्स का 0.812 और PVAF जो है वो 1.713। तो ये क्या हो गया आपका? तो ये आपका हो गया 12 इंटू 1.713, ये हो गया 20.556 और 105 इंटू 0.812 85.26, ठीक है ना? तो 85.26 प्लस 20.556, तो ये आपका हो गया 105.82। तो हम अभी भी नहीं पहुंच पाए, तो वी विल ट्राई एट 10%। 12 इंटू PVAF 10% 2 ईयर्स और 105 इंटू PVF 10% 2 ईयर्स 105। तो आइए देखते हैं 10% पे ये क्या वैल्यू है आपका 1.736 और PVAF में क्या है आपका 0.826। तो देखें क्या होगा आपका 12 इंटू 1.736 20.832 and then 105 into 0.826, तो ये हो गया 86.73 प्लस 20.832, ये हो गया 107.56। समझ गए? तो हमें यही तो चाहिए था ना। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए 10% पे जो हमारी वैल्यू है ना वो है 107.56।
और 11% पे हमारी वैल्यू है 105.82 और इसलिए इसका नाम ट्रायल एंड एरर है, बहुत बार एक बार में आता नहीं है। तो इसकी दूरी है 0 पॉइंट डिफरेंस है 0.56 की और इनका जो डिफरेंस है वो है 1% का और इसका जो डिफरेंस है वो कितना है आपका, वो है 105.82, वह 1.742। तो आपका जो निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा, जो इल टू मेच्योरिटी, इल टू कॉल जो आएगा वो 10%, 0.56, 1.742 इंटू 100, तो ये आपका आ जाएगा 10%, 0.56 डिवाइडेड बाई 1.742, 0.32, सो 10.32%। समझ गए? तो ये यील्ड टू मैच्योरिटी और फिर वही सेम फार्मूला आप लगाएंगे मतलब शॉर्टकट मेथड्स के लिए एंड लाइक दैट यू कैन कैलकुलेट फॉर द शॉर्टकट मेथड। समझ गए? तो ये आपका कैलकुलेट हो गया। अब देखिए आपके पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो है होल्डिंग पीरियड रिटर्न। क्या है ये? होल्डिंग पीरियड रिटर्न, ठीक है ना। सो एन इन्वेस्टर कैन ऑल्सो कैलकुलेट द रिटर्न फ्रॉम द बॉन्ड over the holding period if the holding period for an investor is less than the total maturity period, then YTM will be of no use। ठीक है ना। तो देखिए होल्डिंग पीरियड क्या होता है, सिंपल है कि टोटल इंटरेस्ट आपका कितने का मिला, कितने में खरीदा आपने, कितने का बेच दिया, ठीक है ना, बेस प्राइस क्या था। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो एक इन्वेस्टर है उसने एक बॉन्ड खरीदा 1060 का, 1 साल रखा, उसको क्या किया, 110 रुपया रिसीव एन इंटरेस्ट ऑफ 110 फ्रॉम द कंपनी एंड एट द एंड ऑफ द ईयर द बॉन्ड 1065। आई थिंक ये कुछ प्रिंटिंग एरर है एक्चुअली, तो ये 100 होना चाहिए। तो 100 रुपये आपको यहाँ मिला या फिर शायद ये वाला 110 होना चाहिए और आपको 1060 को आपने 1065 में बेच दिया तो 5 रुपये का फ़ायदा यहाँ हो गया। बेस प्राइस 106 था तो होल्डिंग पीरियड आपका 10.85 है। तो एक ही साल आपने रखा, 6 महीना रखा, तो उसमें कोई YTC YTM ऐसा कुछ निकालने की जरूरत नहीं, उसमें आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ गए ना? ठीक है। क्या क्या चीज़ें आपने देखी, जो भी चीज़ आपने देखा वैल्यूएशंस के लिए कि जो भी उसका B0 था, रिडीमेबल वैल्यू था, ठीक है ना। तो ये जो अभी है जो पेज नंबर 124 है 125 इसकी थ्योरीज आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। अब देखिए बात आती है वो है कि अब यहाँ से चीज़ों का जो है ना वो चेंज कर दिया गया कि जैसे मान लीजिए अगर मैं इस फॉर्मूला की बात करूँ, ठीक है, अब अभी तक क्या था कि हमें ये वैल्यू पता थी B0, हमें रिडीमेबल वैल्यू पता थी, हमें इंटरेस्ट पता था, तो हमें क्या करना था, K निकालना था। K क्या था? YTM YTC। समझ गए? लेकिन मान लीजिए अब हमारे पास क्या हो कि हमें रिडीमेबल वैल्यू पता हो, हमें इंटरेस्ट पता हो और मेरा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ जो रिटर्न है ना इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमें पता हो। मतलब इंटरेस्ट तो मिल रहा है, जैसे इंटरेस्ट 10% से मिल रहा है, बट मेरा जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, एक्सपेक्टेड जो रेट ऑफ रिटर्न है ड्यू टू इन्फ्लेशन, ड्यू टू एक्सपेक्टेड रिटर्न इंक्रीज इन द मार्केट, ठीक है, कि हमें जो बॉन्ड है वो 10% दे रहा है बट ऑन एन एवरेज मार्केट 14% कमा कर दे रहा है। तो फिर क्या है, एक्सपेक्टेड आपकी रिटर्न क्या है, बढ़ गई, लेकिन आप तो बॉन्ड लेकर फंस चुके हैं। अब तो आपका लॉक इन पीरियड है 5 साल 8 साल का। तो वैसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि फिर अब हम यील्ड की बात नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, और मैंने आपको बताया है कि बहुत बार जब हम बॉन्ड को सेल परचेज करते हैं स्पेशली इन कॉमर्शियल टर्म्स, समझ गए, तो वैल्यूएशन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। और वैल्यूएशन उन्हीं चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कमा क्या रहे हैं और हमारी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, इन्फ्लेशन की वजह से या मार्केट रिटर्न की वजह से कि मार्केट बहुत बूम पे आ गया और बहुत अच्छा मार्केट में रिटर्न आ रहा है।
अब जो बॉन्ड इशू हो रहे हैं वो हमने जो खरीदा 1 साल पहले वो 10% पे खरीदा बॉन्ड, और अब जो बॉन्ड मिल रहे हैं वो 14-14, 15-15% पे बॉन्ड मिल रहे हैं। शेयर मार्केट के भी जो है रिटर्न काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न बढ़ गया ना लोगों का। तो वैसे कंडीशन में हम फिर क्या करते हैं, इसको वैल्यूएशन करते हैं। और वैल्यूएशन मैंने बताया कि कॉमर्शियल में क्या होता है कि बॉन्ड्स जो है लोग मतलब अपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के लिए खरीदते हैं, उसको बेचते रहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि योर वैल्यूएशन पार्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन्वेस्टर्स आर ऑफन फेस्ड विद द डिसीजन to invest or not in the bond, and in order to decide on this he has to compare the security market price which is fair value, and he will be able to find out whether the security is overpriced or underpriced. In the former case he should sell his holding, and in latter case he should buy. तो मतलब because of this reason we have to do the valuation. और फिर मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो ट्रायल एंड एरर मेथड की वजह से ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लोग निकालते थे वो बहुत टफ हो जाता था, और यहाँ पे भी YTM YTC निकालना बहुत टफ है। लेकिन ऐसे केस में क्या है कि हमको इंटरेस्ट पता है, हमको रिडीमेबल वैल्यू पता है, समझिए हमें क्या है, हमें ऐसे केस में क्या है, इंटरेस्ट पता है, हमें रिडीमेबल वैल्यू पता है, और हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न पता है। तो वैसे केस में क्या होता है, हम प्रेजेंट वैल्यू निकालकर इसका B0 जो फेयर वैल्यू है, जो वैल्यूएशन है, वो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। मतलब जो YTM YTC निकालना होता है ना, वो ज़्यादा टफ है कंपेयर टू वैल्यूएशन करने की। समझ रहे बात को? सो देखिए बहुत सिंपल बोल रहा है कि एक बॉन्ड है 1000 रुपये का, मतलब उसकी फेस वैल्यू, और जिसपे आपको 12% का कूपन रेट मिल रहा है, और 10 साल के लिए आपने खरीद लिया या खरीदना चाहते हैं, मतलब ये रिडीमेबल 10 ईयर्स के है। अब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 3 है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपका कूपन रेट 12 है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12 है, भाई दोनों बराबर होगा तो वैल्यू सेम रहेगा। लेकिन आप कमा रहे हैं 12% से, लेकिन मार्केट का जो रिटर्न है ना वो क्या है, डिफ्लेट हो गया है। यानी हमने जो खरीदा या ये जो मिल रहा है, समझ गए ना, ये 12% में मिल रहा है, लेकिन अभी जो मार्केट की जो कंडीशन हो गई ना उसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न घटकर 10% हो गया है। तो हम कमा रहे हैं 12% से। जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि आपको एक सैलरी मिल रही है 10,000 रुपये की, और चीज़ें सस्ती हो जाए हैं, जैसे कि नोटबंदी के बाद चीज़ें सस्ती हो गई, सब्जियां सस्ती हो गई, दाल सस्ते हो गए, तो आपको क्या लगने लगा कि अरे मेरे पास तो कम ही खर्चे में मेरा घर चल जा रहा है, और मेरे पास जो डिस्पोजेबल मतलब जो मेरी सेविंग्स है वो बढ़ गई है मेरी, ठीक है, मेरे जो मनी वैल्यू है वो बढ़ गया है, हम कम पैसे में ज़्यादा चीज़ें खरीद पा रहे हैं। समझ रहे बात को? तो वही चीज़ यहाँ भी होती है कि हम कमा रहे हैं 12% से, लेकिन जो एक्सपेक्टेड जो मार्केट रिक्वायर्ड रेट है ना वो 10%, तो डेफिनेटली मेरी वैल्यू ज़्यादा होने वाली। और हम कमा रहे हैं 12% से, और एक्सपेक्टेड रिटर्न 14 हो गया, यानी जो डिस्काउंटिंग रेट है वो 14 हो गया, तो वैल्यू क्या होगी, गिर जाएगी। कि कमा रहे हैं 12 और मार्केट में जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 14% है, तो हमारे जो वैल्यू होगा बॉन्ड का वो कम हो जाएगा। फिर कह रहा है कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 14% हो, लेकिन मेच्योरिटी पीरियड या तो 8 साल हो जाए या 12 साल हो जाए, मतलब हमारा जो टाइम था वो 10 था, या तो वो घट के 8 साल हो या 12 साल हो जाए। तो देखिए टाइम पीरियड की वजह से भी क्या होता है कि डिस्काउंटिंग वैल्यूज पे फर्क पड़ता है। अगर आपका टाइम ज़्यादा लंबा होगा तो डिस्काउंटिंग फैक्टर छोटा होगा तो वैल्यू गिर जाएगा, टाइम फ्रेम कम होगा तो डिस्काउंटिंग फैक्टर बड़ा होगा तो वैल्यू बढ़ जाएगा। समझ रहे बात को? एंड फिर कह रहे हैं कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न तो 12% है, लेकिन रिडम्पशन जो वैल्यू है ना वो पार नहीं 1000 पे नहीं हो, बल्कि कभी तो 950 पे हो रहा है और 1050 पे हो रहा है। भाई 950 पे हो तो वैल्यू गिर जाएगा, और 1050 पे हो तो वैल्यू बढ़ जाएगा। तो ये 2-3 तरह के सिचुएशंस में इसको वैल्यूएशंस करने के लिए बोल रहा हूँ। और मैंने आपको बताया ना कि वैल्यूएशन इज गोइंग टू बी वेरी इजी कंपेयर टू कैलकुलेशन ऑफ द YTM एंड YTC। तो मैं आपको ये इलस्ट्रेशन करके दिखा देता हूँ। देखिए बहुत ही सिंपल है। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल 5.4 की, और इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और फॉर्मूला वही सिंपल है, B0 समेशन 1 टू द पावर n है, और हम इंटरेस्ट कमा रहे हैं, फाइन। और देखिए वहाँ पे हमारा टारगेट था YTM और YTC निकालने का, इसलिए इसको YTM और YTC निकालते थे, बट यहाँ पे हमको ये K पता है तो हम सीधे इसको K लिखेंगे, समझ गए ना। और रिडीमेबल वैल्यू, ठीक है ना, रिडीमेबल वैल्यू है आपका 1 + K टू द पावर n। अब सिंपल सी है कि मान लीजिए अगर मैं इसमें से फर्स्ट की बात करूं
कि अगर जो मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ जो रिटर्न है ना वो है 12% और लाइफ कितना है बॉन्ड का, देखिए लाइफ जो है ना बॉन्ड का वो है 10 ईयर्स है, समझ गए। तो ऐसे केस में देखिए सिंपल सी बात है कि हमें एक तो क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है 120 रुपये। तो इसका हमने क्या करना है, पीवीएफ निकाल लेना है 12% 10 ईयर्स का। और दूसरा ये रिडीमेबल हो रहा है 1000 की वैल्यूज पे, इसका हमने क्या करना है, पीवीएफ निकाल लेना है 12% 10 ईयर्स का। तो यहाँ पे 120 हो गया और इसका देखिए पीवीएफ जो वैल्यू है ना वो 5.650 है और ये इसका जो पीवीएफ वैल्यू है ना इसका बुक में देखेंगे 0.332 है। तो ये आपका हो गया 678 और ये हो गया 322, ठीक है। तो ये टोटल हो गया 1000। तो मैंने आपको बता ही दिया कि ऐसे केस में तो वैल्यू सेम रहेगा क्योंकि जो मेरा इंटरेस्ट का रेट है वो भी 12% है, फेस वैल्यू भी 1000 है और जो हमारा रिक्वायर्ड जो रेट है वो भी 12% है, दोनों बराबर है तो वैल्यू सेम रहेगी। लेकिन जहाँ पे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हो जाए 10%, तो ऐसे केस में क्या होगा कि ऐसे केस में क्या होगा, यू कैन हैव ए लुक। सो 120 PVAF 10% 10 ईयर्स के लिए, तो 120 और ये वैल्यू हो जाएगा 6.145, दिस कम्स टू 737.4। और दूसरा आपके पास है रिडीमेबल वैल्यू 1000 PVF 10% 10 ईयर्स के लिए, तो 1000 इंटू 3.86 तो 3865। तो यहाँ देखिए वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया 1123.40 हो गया। और फिर इसी तरह से जब आप जाएंगे और जब आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 14% हो जाएगा तो वैसे केस में क्या होगा, 120 इंटू PVF हो जाएगा 14% इंटू 10 ईयर्स। तो देखिए 14% पे आपकी मनी वैल्यू गिरेगी तो उसमें PVF फैक्टर क्या होगा बुक में जाकर आपको देखना है, तो 5.216 हो जाएगा और 1000 इंटू PVF होगा 14% इंटू 10 ईयर्स, सो 1000 इंटू 0.270। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 625.92 एंड 270, तो 895.92 और 896, यानी आपकी आज की वैल्यू तो 1000 रुपये है लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से ये 896 की आ रही है। फाइन, हो गया। अब ये एक फर्स्ट केस में हो गया। अब दूसरा हमारे पास क्या है, मैच्योरिटी पीरियड का टाइम कम ज़्यादा हो रहा है। मैच्योरिटी पीरियड का क्या हो रहा है, टाइम कम ज़्यादा हो रहा है। तो वैसे केस में क्या होगा जी, टाइम कम ज़्यादा होगा तो क्या होगा वो भी आपको बता रखा है कि देखो दूसरा क्या है, कूपन रेट कितना है, वो तो 12% है, लेकिन जो मैच्योरिटी है ना वो एक में 8 साल और एक में 12 ईयर्स कर दी गई। और जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है ना ये 14% है। तो जब 8 ईयर्स होगा तो क्या होगा, तो 120 रुपया इंटू PVAF 14% एंड 8 साल एंड 1000 रुपीज इंटू PVAF 14% 8 साल। तो ये हो गया 120 इंटू 4.639
और ये हो गया 1000 इंटू 0.0351. So this comes to 351 and this comes to 557. तो 908 रुपया मतलब अप्रोक्सीमेटली. समझ गए. लेकिन जब आप इसके मैच्योरिटी पेपर टाइम बढ़ा देंगे ना, यानी जो लाइफ जो है ना या जो मैच्योरिटी टाइम है वो 12 इयर्स कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 120 इंटू PVAF 14% एंड 12 इयर्स एंड 1000 इंटू PVF 14% इंटू 12 इयर्स. तो 120 इंटू कितना हो गया 5.660 एंड 1000 इंटू 0.208. सो ये सब करके 679.20 208, तो ये 887.20. तो वैल्यू गिर गई ना, यानी मैच्योरिटी पीरियड कम होगा तो वैल्यू ज़्यादा रहेगी और मैच्योरिटी पीरियड ज़्यादा होगा तो वैल्यू क्या होगी, कम होगी. समझ गए. तो बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं. फाइन. अब इसके बाद आपका क्या है तीसरा, जब कूपन रेट जो है वो 12% है, लाइफ जो है ना वो 10 इयर्स है, लेकिन जो रिडीमेबल वैल्यू है वो 950 है एक केस में. तो क्या होगा 120 PVAF 12% 10 साल और ये 950 है आपका. क्या है, इट इज 950. तो 950 इंटू PVF 12% 10 ईयर्स, तो 120 इंटू 5.650 एंड 950 इंटू 0.322. So 678 and 306. So 984 वैल्यू कम है. और दूसरे केस में रिडीमेबल वैल्यू 1050 हो गया तो वैल्यू बढ़ जाएगी ना. सिंपल सी बात है ना. हाँ, ये तो आप समझ ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें कि ये तो आपका 120 ही रहेगा. PVAF 12% 10 ईयर्स और ये वैल्यू बढ़ गई तो ये क्या हो गया 12% 10 ईयर्स. तो ये तो 120 इंटू 5.650 तो ये तो 678 हो गया और ये 1050 इंटू 0.322 तो ये 338 हो गया. तो ये आपका क्या हो गया 1016 हो गया. वैल्यू बढ़ गई ना. तो चलिए, तो इसी तरीके से आपने क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 5.5 5.6 आपको करना है. ठीक है. वैल्यूएशन और इजी है, समझ गए. वैल्यूएशन इज मच इजियर देन एनीथिंग. समझ गए, मतलब YTM एंड YTC. ठीक है. अब इसकी देखिए कुछ थ्योरीज आपको इसमें से बता दें. ये बीच के आपको एग्जाम्पल्स करना है, कोई दिक्कत होगा तो आप पूछेंगे. अब देखिए क्या है कि भाई देखिए सिंपल स्टोरी है कि हमारा मान लीजिए 8% का कूपन रेट है, 1000 का बॉन्ड वैल्यू है, लाइफ 20 साल है. समझ रहे हैं बात को. और जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो 2%, मतलब कमा रहे हैं 8% पे और मेरा जो एक्सपेक्टेड है ना वो 2%. तो डेफिनेटली क्या होगा, मेरा बॉन्ड का वैल्यू बढ़ जाएगा ना. और सेम परसेंट पे क्या होगा, बॉन्ड का वैल्यू क्या होगा, सेम रहेगा. लेकिन हम कमा रहे हैं 8% और एक्सपेक्टेड रिटर्न 10%, तो बॉन्ड की वैल्यू गिरेगी. 12 है तो और गिरेगी, 14 है तो और गिरेगी. तो इसका मतलब ये है कि जो मेरी एक्सपेक्टेड जैसे जैसे परसेंटेज मेरी बढ़ती जाएगी ना वैसे वैसे मेरी बॉन्ड की वैल्यू जो है ना वो गिरती चली जाएगी. इट इज एज सिंपल, यू अंडरस्टैंड. उसी तरह से देखिए जब मैं बात करता हूँ
bond valuations and time to maturity. So if the required rate of return is different from coupon rate, the time to maturity also affect the value of the bond, and the value of the bond approaches its par value as the time to maturity approaches. तो सिंपल सी बात है कि देखिए आपका क्या होगा कि आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जैसे इसमें क्या कर रहा है कि इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज डिफरेंट from the coupon rate, the time to maturity also affect the value of the bond. The value of the bond when the required rate of return is equal to the coupon rate, the bond value will remain same. देखा आपने. Further, the longer the time to maturity of a bond, the greater is the change its value is response to given change. समझ गए ना? तो लाइफ आपका जितना ज़्यादा लंबा रहेगा ना, उसकी वैल्यू आपकी उतनी कम होगी. ये भी आपको एग्जाम्पल से सॉल्व करके दिखा दिया. समझ रहे हैं बात को? अब आइए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 5.7 में क्या कह रहे हैं. तो 5.7 में कह रहा है कि बॉन्ड जो है ना उसकी फेस वैल्यू 1000 रुपये की, कूपन रेट 8% पे है. कह रहा है कि फाइंड आउट इट्स द रिक्वायर्ड रेट ऑफ वैल्यू, जबकि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10. अब 8 और 8 पे तो वैल्यू सेम रहेगा. बॉन्ड क्या है? परपेचुअल है, मतलब लाइफ अनलिमिटेड है. सब में रहेगा सेम ही चीज़. बॉन्ड की वैल्यू की मेच्योरिटी 20 साल है और मेच्योरिटी वैल्यू क्या है? 5 साल है. ठीक है, तो सिंपल सी बात है. देखिए आप कमा रहे हैं 8% पे और रिक्वायर्ड रेट ऑफ 6%, तो परपेचुअल में आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1333. 20 ईयर्स के केस में जो है वो क्या होगा? 1239. 5 ईयर्स के केस में 1089. फाइन. और इसी तरह से आपका 8% का है, जैसे जैसे यहाँ से रेट बढ़ेगा वैल्यू क्या होगी? आपकी फेस वैल्यू से जो है वो गिरती लगेगी. समझ गए? तो ये एक यहाँ पर डिफरेंट जो है ग्राफ बनाए गए हैं according to their maturity value and their different rate of interest. फाइन हो गया. तो बस यही है जी आपका स्टोरी, और यही आपको निकालना था yield to maturity और yield to call. और फिर then we get into the other part, क्योंकि मैंने आपको बताया देखिए क्या होता है कि बॉन्ड के ऊपर और प्रेफरेंस के ऊपर फिक्स्ड रिटर्न मिलता है. क्या मिलता है? They get the fixed return. So because they get the fixed return, ये दोनों को एक ही कैटेगरी में रखा गया. अब आपको याद होगा कि जब आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा था तो वो डिवेंचर बॉन्ड में 1 - इंटरेस्ट आता था, प्रेफरेंशियल में वो नहीं आता था. बट यहाँ तो देखिए जब इन्वेस्टर की बात करें तो उसको टैक्स से क्या मतलब है जी? वो तो अपने इनकम के ऊपर इनकम टैक्स भरेगा, वो अलग बात है. बट उसको तो 1 - टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था ना, इसलिए वो बॉन्ड में भी उसका रिटर्न क्या था? इंटरेस्ट अपॉन B0 था. प्रेफरेंशियल में भी उसका क्या होगा? इंटरेस्ट की जगह D हो जाएगा, नीचे P0 हो जाएगा. इरेडीमेबल प्रेफरेंशियल प्रैक्टिकली हम इशू नहीं कर सकते हैं, तो हम वैल्यूएशन किसकी बात करेंगे? रिडीमेबल की बात करेंगे. और यहां भी वही स्टोरी होगी. क्या स्टोरी होगी? देखिए सिंपल कि भाई P0 इज द बेस प्राइस है और ये D1 से लेके उसका जो भी लाइफ है DN तक वो डिविडेंड मिल रहा है. बाद में उसकी रिडम्पशन वैल्यू है. फॉर्मूला सेम हो गया, वो B0 की जगह P0 हो गया. समेशन 1 इक्वल टू I इक्वल टू 1 to N D1 अपॉन K P टू दी I. KP इज द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल या रिटर्न ऑफ द प्रेफरेंशियल, और ये रिडीमेबल वैल्यू है. बस हमने जी ट्रायल एंड एरर मेथड से फिर वही पुटअप करना है और कैलकुलेट कर लेना है. तो क्या हमारा रिटर्न नहीं निकल जाएगा प्रेफरेंशियल का? बहुत आसानी से निकल जाएगा. बस हो गया ये चैप्टर खत्म. अब आप एकदम इतना पैनिक कर रखे हैं, आपको बता रहा हूं मैं कि कोई इशू नहीं है. ठीक है ना? ये जो 1 घंटा 20 मिनट का जो पिछले बार वीडियो बना के दिया वो ऐसे थोड़ी दिया. आप उसको समझने की कोशिश करोगे तब ना. अब प्रॉब्लम हम लोग की क्या होती है कि थ्योरी हम पढ़ना नहीं चाहते हैं. अब देखिए हमारे पास अभी फॉरेन असाइनमेंट्स आ रहा है, उसमें इतना थ्योरी का इंपॉर्टेंस है कि प्रैक्टिकल से ज़्यादा वो थ्योरीज की एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं. यहाँ क्या है, बस एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया, 20 क्वेश्चन बना दिया आपने, 20 क्वेश्चन बराबर हो गया जी. और थ्योरी को छूना नहीं है एक्चुअली. तो इसलिए आप थोड़ा सा इस बात को समझें, समझने के ऊपर फोकस दें. चलिए जो भी है. अब यहाँ पर एक पार्ट इसमें आता है क्रेडिट रेटिंग. देखिए जी क्रेडिट रेटिंग क्या होता है. देखिए आज के डेट में जैसे आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाएंगे तो पहले क्या होता था कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहता चलो जी 5 साल का बैलेंस शीट दे दो, 5 साल का ट्रेडिंग पीएल दे दो, हम इनकम स्टेटमेंट दे दो, हम उसको एनालाइज करेंगे,
फिर आपको परफॉर्मेंस के हिसाब से आपका क्रेडिट जारी करेंगे, आपको बताएंगे कितना लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब बातें बताई जाती थी। आज प्रोफेशनल वर्ल्ड में किसी को उतना टाइम नहीं। वो कहते देखो जी आप क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास चले जाओ, वो आपका क्या करेगा, सारा परफॉर्मेंस एनालाइज कर लेगा और आपको रेटिंग दे देगा, और वो रेटिंग लेके आ जाओ, हम उसके बेसिस पे आपको फाइनेंस कर देंगे, काम खत्म। तो ये सेबी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रेगुलेशन 1999। So an opinion regarding the securities expressed in the form of the standard symbols of any other standardized manners assigned by a credit rating agency and used by the issuers of such securities. क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट विच इज इंगेज इन द पर्पस टू बी इंगेज बिजनेस ऑफ रेटिंग। अब वो क्या करोगे, आप रेटिंग कराने जाओगे, बोलेंगे जी हमारी ये चार्जेस है, आप हमें ये चार्जेस दे दो, वो चार्जेस उनके लिए इनकम होता है। तो इस तरीके से क्या है, सेबी के अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है ना, इंडिया में जैसे फॉरेन में भी बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां होती है, जैसे आपने फिच का नाम सुना होगा, S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर का नाम सुना होगा, ऐसे बड़ी बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। वो तो कंपनी का छोड़ो, वो तो मतलब देश की रेटिंग एजेंसी रेटिंग कर देती है, समझ गए, वो तो देश का कर देती है एक्चुअली, कि एक कंट्री का रेटिंग कैसा है, अच्छा है, खराब है, प्लस है, माइनस है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपका अच्छा रेटिंग होगा तो इन्वेस्टर पैसा आप यहाँ इन्वेस्ट करेगा, तो नहीं करेगा। तो यही है, तो इसकी थ्योरी आपको तैयार करनी, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं आता है। सो क्रेडिट रेटिंग इज एन एक्ट ऑफ असाइनिंग वैल्यूज टू द क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट बाय assessing the solvency, the ability of the borrower to repay debt. It is an assessment of the credit quality and investment quality of a debt instrument. It provides the investor a system of gradation to identify the ability of the issuer to make timely payment of the interest. ठीक है ना, तो सिस्टम है, आप गए क्रेडिट रेटिंग के पास, उन्होंने आपका डिटेल रख लिया, चार्ज कर लिया, और उसका उन्होंने पूरा अपना वैल्यूएशन करके आपका रेटिंग दे दिया। अभी वो सिंपल क्या करेंगे, वो रेटिंग लेकर जाएंगे, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपका रेटिंग देखेगा, अकॉर्डिंग टू दैट रेटिंग वो आपको फाइनेंस कर देगा। आइए अब इनका बेसिकली फंक्शंस क्या है। तो क्रेडिट रेटिंग इज एन स्पेशलाइज्ड इन टेक्निकल वर्क, इट रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज इन रिलेटेड फील्ड. An investor may not be competent enough in respect of time and resource to go for rating himself. A specialized bodies known as the credit rating agency do the work. काम क्या है इनका, कह रहा है it lends credence to financial and other representation made by the issuer of the debt. It provides superior and low cost information to the investor. It imposes self discipline on the borrowers. मतलब आप रेटिंग के बेसिस पे अगर आपको थोड़ा बहुत ज्ञान है तो आप कंपनी की रेटिंग के हिसाब से आप खुद इन्वेस्टमेंट को देख सकते हैं कि इसका रेटिंग कैसा है, उसके हिसाब से हमको इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो इन्वेस्टर के लिए भी क्या है, सस्ता इन्फॉर्मेशन है, क्वालिटी इन्फॉर्मेशन है, सस्ते रेट पे अवेलेबल होता है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो यूज करते हैं। तो भाई देखो कौन कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अभी तक इंडिया में ऑपरेट हो रही है। तो सबसे देखो पहले जो स्टार्ट हुआ ना, उसका नाम था क्राइजल, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसको 1987 में सेटअप किया गया था। इसको ICICI लिमिटेड, UTI, LIC, GIC, ADB, HDFC. However, 2005 में Standard Poor of USA acquired 51% equity share of Chrysler, and since then it is working as the subsidiary of the Standard Poor. अभी आपका नाम बताया था, Standard Poor International Credit Rating Agency. November 1993 Chrysler went public with its maiden issue of share. सोचिए इतनी बड़ी कंपनी हो गई रेटिंग एजेंसी कि उन्होंने अपनी पब्लिक इशू जारी कर दी। समझ रहे बात को। So has pioneered the concept of the credit rating in India, and the basic objective of Chrysler is to rate on the request of the issuer company the debentures fixed deposit. ठीक है ना, तो वो कंपनीज को रेट करती है उनके रिक्वेस्ट के ऊपर। ये किस किस तरह का काम करती है, क्या क्या फंक्शन है। एक तो क्रेडिट रेटिंग करना, ये एडवाइजरी भी देती है, क्रेडिबिलिटी फर्स्ट रेटिंग एंड इवैल्यूएशन सर्विसेज है, ट्रेनिंग्स वगैरह देती है, ये समझ गए, ये सब सारे फंक्शंस हैं इनके। फिर दूसरा हमारे पास जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसका नाम है ICRA, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया। थ्योरी के लिए आपको तैयार करना है, 10 ईयर्स आप ले लेंगे, 10 ईयर्स में जो भी क्वेश्चन आंसर है उसके हिसाब से तैयार करना है। ICRA was promoted in 1991 by ICICI Limited together with UTI, LIC, GIC, HDFC, ILFS Limited and Commercial Bank. It has entered into MOU with the Moody
ये भी एक इंटरनेशनल सर्विसेज है। क्रेडिट एजुकेशन, रिसर्च एंड कंसल्टेंसी सर्विस टू बैंक, इंस्टीट्यूशन एंड म्यूचुअल फंड्स in India. Risk management software, objective of ICRA to assist issuer in the raising funds in the large amount and at lower cost. तो लगभग सबका फंक्शन एक ही जैसा है, फाइन, ठीक है ना, बट वो अलग अलग लोगों ने प्रमोट किया है, अलग अलग उसके प्रमोटर्स हैं, अलग अलग उसके इन्वेस्टर्स हैं, फाइन, और आप अलग अलग किसी भी ग्रुप से आप अपनी रेटिंग करवा सकते हैं। फिर है एक केयर क्या है? क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। इसको 1993 में IDBI ने कोलैबोरेशन विद द अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सेटअप किया। इट प्रोवाइड्स ए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन द एरिया ऑफ इक्विटी रिसर्च एंड क्रेडिट रेटिंग। इट प्रोवाइड क्रेडिट रेटिंग इन, मतलब क्रेडिट रेटिंग जो करना है ना वो इनका मेन काम है। उसके अलावा लोन रेटिंग ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, ये सब चीज़ें जो है, प्लांटेशन, ये सब की रेटिंग करते हैं, वो बात अलग है, बट इनका मेन काम जो है वो बॉन्ड्स कंपनीज की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसकी रेटिंग करनी होती है फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। फिर फिच है, फिच रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये भी एक फॉरेन फिच है, उसकी सब्सिडरीज है, 100% सब्सिडरी ऑफ इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है, ठीक है ना, इसमें पूरा का पूरा पैसा उन्हीं का लगा हुआ है, फाइन। नाउ 2 अदर एजेंसीज लाइक ब्रिकवर्क क्रेडिट रेटिंग एंड SME क्रेडिट रेटिंग हैव बीन आल्सो अप्रूव्ड बाय सेबी। तो ये सब रेटिंग एजेंसियां हैं, फाइन। ये कह रहे देखो क्रेडिट रेटिंग जो है ना इज मैंडेटरी फॉर द इशुएंस ऑफ सर्टेन इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया। पब्लिक इशू और राइट इशू ऑफ डिवेंचर एंड द बॉन्ड कन्वर्टेबल और नॉट मस्ट बी क्रेडिट रेटेड, मतलब कुछ चीज़ें तो कंपलसरी है, सेबी ने कर रखा है। द गाइडलाइंस इशूड बाय सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट नो कंपनी शैल मेक ए पब्लिक इशू और राइट इशू ऑफ द डेब्ट इंस्ट्रूमेंट वेदर कन्वर्टेबल और नॉट unless credit rating of the not less than investment grade is obtained from not less than 2 registered credit rating agency. According to Reserve Bank of India guidelines, a minimum rating is required for issuing the commercial paper. ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैव नेट ओन फंड ऑफ मोर देन 50 lakhs, ठीक है, उनको भी अपनी रेटिंग करवानी है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देखिए, सेबी एक्ट 1992 जो है वो सब इसको रेगुलेट करता है एक्चुअली, ठीक है ना, वही लाइसेंस देगा और वही आपके पूरे इसको वो करेगा, फाइन। अब क्रेडिट रेटिंग का प्रोसेस क्या होता है भाई, जब आप उनको अप्रोच करोगे तो कैसे वो प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, फाइन। तो कह रहे देखो प्रोसेस ऑफ जो क्रेडिट रेटिंग है ना, इन क्रेडिट रेटिंग द बेसिक एनालिटिकल फ्रेमवर्क डील विथ द इवैल्यूएशन ऑफ द रिस्क कुड बी ऑफ 2 types, बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। बिजनेस रिस्क इंक्लूड एन इवैल्यूएशन ऑफ द इंडस्ट्री कैरेक्टरिस्टिक परफॉर्मेंस, मतलब आप किस तरह का ऑपरेटिंग बिजनेस कर रहे हो उसके हिसाब से क्या है आपका जो है वो रेटिंग किया जाएगा, समझ गए ना। फाइनेंशियल रिस्क है कि आपने कैसे कैसे फाइनेंसेस कर रखे हैं, कितने बॉन्ड्स वगैरह आपने ले रखे हैं, लोन, ठीक है, वो सब के हिसाब से आपकी जो है उसके हिसाब से आपकी वो रेटिंग की जाएगी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए रिलायंस है, जियो में इतना सारा पैसा लगाया उन्होंने, 4 लाख करोड़, 3 लाख 4 लाख करोड़ के आसपास। अब आज के रेट में कोरोना में क्या है, सबको ब्रॉडबैंड चाहिए, तो रेटिंग एजेंसीज उनकी बहुत अच्छी रेटिंग्स कर रही है। अब देखो उनमें अभी तक जो है 80,000 करोड़ रुपया फॉरेन इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट कर दिया, जिसमें अकेले फेसबुक ने 47,000 करोड़ रुपये, 48,000 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किया। तो ये क्या है, उनका जो ऑपरेशनल, जो आज के रेट में जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है ना, वो इस कंपनी का काफ़ी स्ट्रांग है। बट अब वो ऐसी कंपनियां जो मान लो जिम चला रही है या रेस्टोरेंट्स चला रही है या लाइक मतलब दे आर डूइंग समथिंग लाइक मॉल में उनकी शॉप्स है, या फिर वो ऑडिट मतलब थिएटर्स रन कर रहे हैं। अब ये तो देखो अभी जो कोरोना काल है उसमें तो उनका तो बैंड बज गया 1 साल उनका ऑपरेशन अफेक्टेड होगा, और उसके बाद फिर जब तक मेडिसिन निकलेगा नहीं, जब तक लोगों के अंदर से ये शंका नहीं ख़त्म होगी इन्फेक्शंस का, तब तक लोग बहुत डिफ़िकल्ट है, मतलब वैसे गैदरिंग प्लेसेस पे तो जाएंगे नहीं लोग एक्चुअली। तो उन जैसी कंपनियों का क्या होगा, रेटिंग कम हो जाएगा। अब आज के डेट में वैसी कंपनियां जो मेडिसिन बना रही है, जो सैनिटाइजेशन मटेरियल बना रही है, सैनिटाइजेशन की मशीनें बना रही हैं, जो मास्क बना रही है, उन कंपनियों के बिज़नेस जो ऑपरेशनली बहुत पॉजिटिव हो गए हैं, उनके बिज़नेस 2-2, 3-3 गुने बढ़ गए हैं एक्चुअली। तो ये सब चीज़ें ऑपरेशनल। फिर फाइनेंशियली होता है कि आपने एक्सपोजर क्या है, कितना आपने लोन लिया हुआ है, क्या किया हुआ है। जैसे अभी 3 लाख 4 लाख करोड़ रुपये जियो में इन्वेस्ट किया रिलायंस ने, मुकेश अंबानी ने, तो बहुत सारे लोन उन्होंने लिया हुआ था। अब उन्होंने टारगेट ही बनाया था कि उनको 2020-2021 तक जो है 2021 अप्रैल तक इस कंपनी को डेब्ट फ्री कर देना है।
अब उन्होंने पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में पेट्रोकेमिकल्स में उन्होंने 20% शेयर बेच दिए सऊदी अरामको को, उससे उनके पास कुछ $15 बिलियन आ गए, अराउंड 1,05,000 करोड़ के आसपास। अभी 80-85 हज़ार करोड़ रुपये यहाँ पे आ गया। अभी और भी कुछ थोड़ा बहुत ऑफलोड कर देंगे तो लगभग जो है 2021 क्या वो शायद 2020 में ही वो जो है कंपनी डेप्ट फ्री हो जाएगी, तो फाइनेंशियली भी उसकी जो है रेटिंग्स बहुत अच्छी हो जाएगी। फाइन। नाउ so business philosophy are also considered. Now, to gather sufficient information to evaluate the credit risk of the specific issue, the main sources of information to the credit rating agency are, जब आप जाओगे आपसे क्या करेंगे, एनुअल इंटरिम रिपोर्ट्स वगैरह मांगेंगे आपसे, प्रोस्पेक्टस, लेटर ऑफ ऑफर, इंडस्ट्री सेक्टोरल एंड इकोनॉमिक डाटा फ्रॉम द इंडस्ट्री ग्रुप, रिपोर्ट्स एंड डाटा ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसी, प्राइमरी डाटा। उसके बाद दे विल स्टार्ट एनालाइजिंग to monitor the credit quality of the rated issuers and security over time, declining on the timely change in rating on the company fundamental changes, and to keep the investor and marketplace informed। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें। अब क्रेडिट रेटिंग का देखिए इंपॉर्टेंस क्या है। अब देखिए इन्वेस्टर क्या है, अब उसके पास तो इतना टाइम नहीं है और ना ही उसको हर इन्वेस्टर को फाइनेंस का इतना नॉलेज है कि वो एक एक चीज़ कंपनी का फाइनेंशियल टेक्निकल स्टडी कर सके। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या होता है, इन्वेस्टर, for the investor, credit rating is basically information services on the company to know about the relative ranking। अब वो देखिए अलग अलग तरह की रेटिंग है, A++, B++, C++। अब उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसको उन्होंने पढ़ लिया और उस कैरेक्टरिस्टिक से उन्होंने समझ लिया। अब रेटिंग देखा कि अच्छा इस कंपनी का फाइनेंशियल रेटिंग A++ है, A है, तो इसका ये कैरेक्टरिस्टिक है, अब ये चीज़ इसके हैं तो इसमें हम इतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे विल बी इन्वेस्टिंग देयर अमाउंट एक्चुअली। फाइन। सो इन्वेस्टर्स को काफ़ी फायदा होता है इसमें एक्चुअली। फाइन। सो द इनकम इन्वेस्टमेंट इन द कंपैरिजन विद द अदर रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, तो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही यूजफुल है कि रेटिंग से वो चीज़ें उनके लिए बहुत आसान हो जाती है। ठीक है ना। Issuers, the issuers of the rated securities are expected to have a wider access to the investor. So this stems from the fact that more and more investors are using rating as a tool, making the market protection of the rating. Credit rating provide a basis for determining the return compared to the risk. अब आपने क्रेडिट रेटिंग करवाया ही नहीं तो इन्वेस्टर आपके पास आएगा ही नहीं, और आपकी क्रेडिट रेटिंग मान लीजिए अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स आप अट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है जी। तो ये फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ है, इसके कुछ आपके पास इलस्ट्रेशन है। मैं तो पहले आपको कहूँगा कि आप पहले खुद इसमें से ट्राई करें, चाहे वो वैल्यूएशन का पार्ट हो, चाहे उस आपका YTM YTC का पार्ट हो। फाइन, नहीं तो मैं फिर एक सेशन इसका अलग से लूँगा और उसमें आपके ये न्यूमेरिकल्स में करा दूँगा। अब देखिए बीच में आपके पास एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। बेसिकली ये जो चैप्टर नंबर 6 जो बनाया गया है ना, बेसिकली समझ रहे हैं, ये चैप्टर नंबर 7 को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। सपोर्ट करने का मतलब ये है कि चैप्टर नंबर 7 जो आप पढ़ेंगे वो वैल्यूएशंस को लेकर पढ़ेंगे। और देखिए जब भी हम इक्विटी की वैल्यूएशंस की बात करते हैं ना, तो वैसे कंडीशंस में क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आती है कि वैल्यूएशंस करने के हमारे पास टूल क्या क्या हैं। हम जब इक्विटी की वैल्यूएशंस कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रख रहे हैं, हम कुछ फार्मूलाज यूज़ कर रहे हैं, बट वी आर यूजिंग लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स। समझ गए। तो इसमें देखिए जो हमारे पास टूल्स है ना, वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक हमारे पास एक फंडामेंटल एनालिसिस है और एक टेक्निकल एनालिसिस है। फंडामेंटल में हम क्या करते हैं, कंपनी की फाइनेंशियल्स को उठाते हैं, उसको रिसर्च करते हैं, हम इकोनॉमी की एनालिसिस करते हैं। जैसे अभी देखो कोरोना काल है, अब कोरोना काल में हम एनालिसिस करेंगे कि भाई देखो आज के रेट में किन किन कंपनियों का बैंड बजने वाला है। तो भाई वैसे कंपनी जिनका एक्सपोजर जिम्स का है, मॉल्स का है, वैसे कंपनी जिनका कि मतलब डिजिटल प्रेजेंस नहीं है, वैसे कंपनियां जो थिएटर्स में हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है, अगर होम डिलीवरीज है तो दे कैन मैनेज द शो, बट अगर सब कुछ अगर वो मतलब सब कुछ अगर फिजिकल फूडिंग है तो डिफ़िकल्ट है। इवन स्कूल्स वगैरह का जो बिज़नेस है, इवन जो ग्रुप कोचिंग्स का बिज़नेस है, इवन दे आर गोइंग टू बी बैडली अफेक्टेड, क्योंकि ग्रुप्स में भी अभी जो स्टूडेंट्स हैं, एक तो अभी गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दिया है और स्टूडेंट्स अभी क्या है, दे आर हैविंग फियर। ठीक है ना,
कि 50-100 बच्चे, ये जो 500-500 बच्चे, 1000-1000, 1200-1200 बच्चे को जो पढ़ा रहे थे, तो वो कैसे गैदरिंग करेंगे अभी आज के डेट में? रिस्क है, जो इन्फेक्शन बढ़ने का रिस्क है एक्चुअली, समझ रहे बात को? अब ये तो बिल्कुल दिमाग में, जहन में लोगों को घुस गया है, लाखों लाख डेथ्स हो गए हैं पूरे वर्ल्ड में, और आँख के सामने वो बहुत सारा चीज़ देख रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में वो जब तक दवाइयाँ निकल नहीं जाएगी, लोग पूरी तरह से प्रोटेक्टेड नहीं हो जाएंगे, लोगों के दिमाग से, जहन से जब तक निकल नहीं जाएगा, और इसमें 2-3 साल तो लगने वाला है। तो आज के डेट में आप देखें, इतने सॉफ्टवेयर की कंपनियां आ रही है, मतलब वो तो काम कर रही थी पहले से, बट सभी ने क्या किया, उन्होंने देखा कि दिस इज द राइट टाइम टू लॉन्च स्कूल्स के सॉफ्टवेयर्स। मतलब स्कूल्स भी अब ऑनलाइन होने वाले हैं। अब ये स्कूल्स ऑनलाइन होंगे तो ये जो फिजिकली बस जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, 2 घंटे जाने में लग रहा है, 2 घंटे आने में लग रहा है, इतना सारा टाइम खराब हो रहा है, और वहाँ पे फिर वो गैदरिंग होगी, प्रेयर होगा, 500 बच्चे एक साथ खड़े हैं, 50-50, 60-60 बच्चों का क्लासरूम्स है। अब उन गैदरिंग्स को क्या होगा कि फॉर अवॉइडिंग दोज गैदरिंग्स द स्कूल्स आर गोइंग टू यूज द टेक्नोलॉजी। तो ये जो फिजिकल जो एसेट्स है ना, जो फिजिकल एसेट्स है, द वैल्यू ऑफ दिस फिजिकल एसेट्स आर गोइंग टू रिड्यूस ड्रास्टिकली। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिनेरियो जो भी है, इंडस्ट्रियल एनालिसिस हम देखते हैं कि भाई कंपनीज का क्या एक्सपोजर है, किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, उन बिजनेस का ऑपरेशनली कैसा डिमांड है, ये सब चीज़ें हम फंडामेंटली उसकी स्टडी करते हैं। सब मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अब जो डिजिटल में ऑलरेडी 100% आ चुके हैं, सो उनके लिए बहुत बल्ले बल्ले है आज के डेट में, जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। जियो ने इतना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग, बट अभी क्या हो रहा है, जैसे अभी लॉकडाउन खत्म हो रहा है, तो अभी क्या हो रहा है, हर बंदा वाईफाई कनेक्शन के लिए अप्लाई कर रहा है, क्योंकि जिसके घर में वाईफाई कनेक्शन नहीं है, अब उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते, आप पढ़ नहीं सकते। अभी 1 GB 2 GB रिलायंस जियो के डाटा से क्या होने वाला है? अब बच्चों को मैं जूम पे पढ़ाता हूँ, ये पे पढ़ाता हूँ, अब उनके पास प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं होती है, तो वो अब उनको वहाँ से बार बार कंप्रेसर आवाज़ नहीं आ रही है, वो स्लो हो रहा है। अब ये रीज़न है कि मैं बहुत सारे बच्चों को जूम पे नहीं पढ़ा पाता हूँ। मैं जूम पे उन्हीं बच्चों को पढ़ाता हूँ जिनके पास हाई स्पीड इंटरनेट है। अब मेरे पास हाई स्पीड इंटरनेट है, वाईफाई है, 50 Mbps स्पीड है, ठीक है। तो मैं पढ़ाता हूँ यहाँ से, मेरा बिल्कुल एकदम जैसे फिजिकली मैं पढ़ा रहा हूँ सामने, वैसे दिखता है सारा कुछ, साउंड भी सब परफेक्टली जाता है। अब कोई स्टूडेंट है मेरा जो वाईफाई है उसके पास, मेरे पास भी वाईफाई है, तो हम बहुत परफेक्टली पढ़ाते हैं, बहुत डिस्टर्बेंस बहुत कम होती है एक्चुअली। बट जहाँ पे इस तरह के कनेक्शंस नहीं है, वहाँ पे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। ये मतलब मैंने रियलाइज़ किया एक्चुअली। तो आज के डेट में क्या हो रहा है कि सबसे बड़ा जो फाइबर कनेक्शन है पूरे इंडिया में, वो किसके पास है? जियो के पास है। तो अब ये सब लोग को कनेक्शन चाहिए, क्योंकि उसके बिना उनके बच्चों की पढ़ाई, स्कूल का पढ़ाई, कॉम्पिटिटिव पढ़ाई, इंजीनियरिंग पढ़ाई, ये अगले तो साल भर तक होने वाला नहीं है एक्चुअली। उसके दूसरा है हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है कि देखिए, जो हम स्टैटिस्टिकल टूल पढ़ते हैं ना, और उसके अलावा स्टॉक मार्केट के लिए अलग से बहुत सारे टूल डेवलप किए गए। क्योंकि देखिए, अब कोई कंपनी है, अब स्टॉक एक्सचेंज में तो मान लो उनका लिस्टिंग पिछले 40 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल से, 100 साल से है, तो उनका तो पूरा डेटाबेस उनके पास पड़ा हुआ है। अब आपने क्या किया कि उसके लिए मतलब कुछ तो लेटेस्ट डाटा तो अवेलेबल होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप किसी भी ब्रोकर्स के साइट पे जाएंगे तो अवेलेबल होता है। बट अगर जैसे कुछ आपको कुछ प्रोप्राइटरी डाटा चाहिए, कुछ बड़े चार्ट्स चाहिए, तो उसके लिए कुछ पेमेंट करनी होती है। बट वो क्या करते हैं, डाटा कंपाइल करके, रिसर्च करके, वो क्या करते हैं, एक टेक्निकल एनालिसिस कर देते हैं, चार्ट बना देते हैं, समझ गए ना। तो ये देखिए, टेक्निकल में ज़्यादातर, तो टेक्निकल में क्या है, ज़्यादातर चार्टिंग होता है। चार्टिंग क्या है, जैसे कि प्राइस चार्ट्स है, डो थ्योरी है, एलियट-बेव थ्योरी है, बार चार्ट है, लाइन चार्ट है। ये मतलब शेयर मार्केट्स के लिए इसको बनाया गया है। अलग अलग कंट्री में अलग अलग रिसर्चर ने इसको सॉफ्टवेयर बेस्ड जो है उसको डेवलप किया है। नॉन सॉफ्टवेयर बेस्ड भी पहले होता था, ठीक है। कैंडलस्टिक चार्ट है, प्राइस पैटर्न्स है, ऐसे बहुत सारे जो है ना इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि टेक्निकल एनालिसिस का भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट फाइनेंशियल से आता रहता है। तो आपको अगर टेक्निकल स्टडी के, अगर आप एनालिसिस के मास्टर हैं, तो आप वो ग्राफ और चार्ट्स को आप स्टडी करके बता सकते हैं कि अभी अगला मूवमेंट जो है शेयर्स का किधर आने वाला है, मतलब प्राइसेस बढ़ने वाला है, घटने वाला है, मतलब तो इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो वैल्यूएशंस के ऊपर है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है। तो देखिए, हमारे पास जो ये चैप्टर है इसका नाम क्या है, सिक्योरिटी एनालिसिस।
इसमें क्या कह रहा है कि एसेट्स एलोकेशन इन द फर्स्ट स्टेप द इन्वेस्टर हैज टू एलोकेट टोटल इन्वेस्टेबल फंड्स to various assets classes such as shares, bond, gold, real investment. For examples of investors may decide to go for 40% real investment, 30%, मतलब इन्वेस्टर देखिए अलग अलग जगहों में पैसा लगाता है, कुछ गोल्ड में लगा दिया, कुछ शेयर्स में लगा दिया, कुछ बॉन्ड में लगा दिया, कुछ रियल एस्टेट में लगा दिया, ठीक है। अब जब सिक्योरिटी की बात आएगी तो वो क्या करेगा, सिक्योरिटी सेलेक्ट करेगा। अब वो जब स्टॉक एक्सचेंज में जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो इंडिफरेंटली बिहेव करेगा। हजारों हजार सिक्योरिटीज हैं, तो कह रहा है कि अब सिक्योरिटी सिलेक्शंस में क्या है, सेकेंडली विद इन द ईच एसेट्स क्लास द इन्वेस्टर हैज टू सेलेक्ट अ स्पेसिफिक सिक्योरिटीज। द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटी सिलेक्शन इन्वॉल्व्स द वैल्यूएशन एंड द एनालिसिस ऑफ द डिफरेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। चलिए इसको अभी ये वाला वीडियो आपको अपलोड कर देते हैं, काफ़ी बड़ा हो जाएगा एक्चुअली, उसके बाद फिर ये दूसरा फिर बना के आपको अपलोड करेंगे, ठीक है ना। तो ओके फाइन, इसको भी यहाँ पे करते हैं। तो ये आपका चैप्टर नंबर 5 इसमें ओवर हो गया। अब आप इसके इलस्ट्रेशंस बनाएं और बाकी मैं एक क्लास और लूँगा, लेकिन आप वेट मत करें, आप मैक्सिमम इलस्ट्रेशन बनाएं और कोई दिक्कत होती है तो आप उसको व्हाट्सएप पे पूछ लें।